हेलो स्टूडेंट्स। मैं पद्माकर मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप में पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। आज का टॉपिक है सेंट्रल बैंक एंड क्रेडिट कंट्रोल। जैसा कि आप इसके पहले वाले वीडियो में सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन टॉपिक पे आप हमारे साथ उपस्थित थे। सेंट्रल बैंक का मतलब इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से है। जब मैं सेंट्रल बैंक की बात करूं तो हम लोग भारत से हैं, तो हम लोग भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो तुरंत समझना चाहिए सर सेंट्रल बैंक बोल रहे हैं, इसका मतलब वह आरबीआई की बात कर रहे हैं। आज फिर मैं सेंट्रल बैंक के एक नए टॉपिक क्रेडिट कंट्रोल के साथ आज का क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। सेंट्रल बैंक मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल यहां पे वर्ड यूज किया गया है क्रेडिट कंट्रोल। इसका मतलब क्या है? सेंट्रल बैंक एंड क्रेडिट कंट्रोल। सेंट्रल बैंक का मतलब यहां पे आरबीआई से है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया is empowered to regulate the money supply in the economy through its monetary policy। जैसे सुनिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया is empowered to regulate the money supply in the economy through its monetary policy। क्या बोला मैंने? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मीन्स आरबीआई is empowered to regulate to money supply in the economy through monetary policy। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? जब हम बात कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी की, मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेट करने का काम किसका होता है? तो उस कंट्री के सेंट्रल बैंक का होता है। और इंडिया में वो सेंट्रल बैंक कौन है बेटा? वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आप पूछेंगे सर मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? तो मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पॉलिसी एडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ एन इकोनॉमी इन द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल और मनी सप्लाई। फिर से सुन लीजिए, मॉनेटरी पॉलिसी is a policy adopted by the central bank of an economy in the direction of credit control और money supply। हम लोग को पता है कि मनी सप्लाई, मनी को कंट्रोल, मनी को रेगुलेट करने के लिए एक अपेक्स अथॉरिटी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि हम कह सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मनी सप्लाई पे मोनोपोली है। मोनोपोली मतलब एकाधिकार, और कोई दूसरा नहीं है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी उस पर कंट्रोल किसका होगा? सप्लाई ऑफ मनी पर किसका कंट्रोल होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होगा, आरबीआई का होगा। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? फिर से एक बार ध्यान से मतलब सुन लो और लिख लो, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं। मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पॉलिसी adopted by the central bank
of an economy in the direction of credit control or money supply मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक से रिलेटेड है। मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट रेगुलेट कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है, उस कंट्री का सेंट्रल बैंक करता है। पूरी मॉनेटरी एक्टिविटी पे किसी का कंट्रोल है तो वह सेंट्रल बैंक का है। तो आप ये कह सकते हैं कि इंडिया में या किसी भी कंट्री में सप्लाई ऑफ मनी पे किसका कंट्रोल है? तो उस कंट्री के सेंट्रल बैंक का है। यानी कि मनी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उस पे मोनोपोली है उस कंट्री के सेंट्रल बैंक का। यानी कि मोनोपोली का अच्छा एग्जांपल मिल गया आप लोग को, सेंट्रल बैंक। इंडिया में सेंट्रल बैंक आरबीआई है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे कि क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक कौन कौन सी पॉलिसी एडॉप्ट करती है। सेंट्रल बैंक के द्वारा कौन कौन सी पॉलिसी एडॉप्ट की जाएगी, कौन कौन से मेथड सेंट्रल बैंक के द्वारा क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए समय समय पे लिए जाते हैं। तो इसके दो मेथड है बेटा। कितने मेथड हैं? दो। फर्स्ट है क्वांटिटेटिव मेथड और ट्रेडिशनल मेथड और इसको हम लोग कहते हैं जनरल मेथड। और एक दूसरा मेथड होता बेटा, उसको कहते हैं क्वालिटेटिव मेथड और इसे कहते हैं सेलेक्टिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड ऑल्सो नोन एज ट्रेडिशनल मेथड और जनरल मेथड। क्वालिटेटिव मेथड मीन्स सेलेक्टिव मेथड। ठीक, अब कोई कंफ्यूजन आप लोगों को पूछा जाता है कि क्वांटिटेटिव मेथड ऑल्सो नोन एज ट्रेडिशनल मेथड, जनरल मेथड, बोथ ए एंड बी एंड डी ऑप्शन रहेगा, नन ऑफ दीज। तो कौन सा रहेगा बेटा? सी ऑप्शन सही होगा, जहां पे ट्रेडिशनल मेथड और जनरल मेथड दोनों का एक साथ दिया। तो क्वांटिटेटिव मेथड ऑल्सो नोन एज ट्रेडिशनल मेथड और जनरल मेथड, क्वालिटेटिव मेथड ऑल्सो नोन एज सेलेक्टिव मेथड। यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि विच वन इज नॉट अ सेलेक्टिव मेथड। क्वालिटेटिव नहीं लिखा, सेलेक्टिव लिख लिया। अब हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सेलेक्टिव मेथड में क्या आता है। याद रखो बेटा, क्वालिटेटिव मेथड का ही दूसरा नाम क्या है? सेलेक्टिव मेथड है। क्या बेटा? सेलेक्टिव मेथड। और क्वांटिटेटिव मेथड का नाम क्या क्या है? ट्रेडिशनल मेथड और जनरल मेथड। इसके दो और नाम है, कौन कौन से? क्वांटिटेटिव मेथड ऑल्सो नोन एज, बोलो, पहला जनरल मेजर्स और ट्रेडिशनल मेथड। क्लियर हो गया? और क्वालिटेटिव मेथड का दूसरा नाम क्या है? सेलेक्टिव मेथड। अब नहीं कोई कंफ्यूजन होगा? ओके, अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं कि क्वांटिटेटिव मेथड में क्या क्या चीजें आती है ना। हेडिंग लिख लो बेटा, क्वांटिटेटिव
मेथड, ठीक, क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड में क्या क्या आता है मैं सीक्वेंस पहले लिख देता हूं, फिर उसके बाद एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट पॉइंट है बेटा बैंक रेट। बैंक रेट सीक्वेंस से याद कर लेना। बैंक रेट का ही दूसरा नाम है डिस्काउंटिंग रेट। डिस्काउंटिंग रेट, जैसे मैं लिख रहा बेटा वैसे ही आप लोग लिख लेना। पॉइंट नंबर 2, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशंस। थर्ड, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो। फोर्थ, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक। फिफ्थ, रेपो रेट। एंड सिक्स इज रिवर्स रेपो रेट। अब मेरे साथ बेटा आप लोग बोलो। फर्स्ट पॉइंट बैंक रेट, सेकंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस, थर्ड CRR, फोर्थ SLR, फिफ्थ रेपो रेट एंड सिक्स्थ रिवर्स रेपो रेट। ये 6 इंस्ट्रूमेंट क्वांटिटेटिव मेथड में आते हैं। बैंक रेट ऑल्सो नोन एज डिस्काउंटिंग रेट, सेकंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस, थर्ड CRR, फोर्थ SLR, फिफ्थ रेपो रेट एंड सिक्स इज रिवर्स रेपो रेट। कभी कभी बेटा CRR और SLR को एक ही में लिख दिया जाता है, उसको कहते हैं लीगल रिजर्व रेशियो, LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। आप कंफ्यूज नहीं होंगे। CRR और SLR, जब लीगल रिजर्व रेशियो कह दिया तो वह समझ लेना बेटा उसमें CRR SLR आ गया। मैं यहाँ पे अलग करके आपको बता दे रहा हूं। बैंक रेट पहला, दूसरा ओपन मार्केट ऑपरेशन, तीसरा CRR, चौथा SLR, पांचवा रेपो रेट एंड छठा रिवर्स रेपो रेट। फर्स्ट इज बैंक रेट ऑल्सो नोन एज डिस्काउंटिंग रेट, सेकंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस, थर्ड कैश रिजर्व रेशियो CRR, फोर्थ SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, फिफ्थ रेपो रेट एंड सिक्स इज रिवर्स रेपो रेट। ओके बेटा, बहुत अच्छा, याद हो गया आप लोग को। सीक्वेंस से बेटा लिखने से क्या होता है, जब आप ऐसे याद रखोगे ना एग्जाम में आपको भूलेगा ही नहीं। आपको पता है पद्माकर सर ने पहला क्या याद कराया, बैंक रेट, उसी का नाम बताया था डिस्काउंटिंग रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट को बेटा आप RRR भी कर सकते हो, 3R भी कर देते इसको, है ना, यानी रिवर्स रेपो रेट, ठीक ना। 2R का मतलब रेपो रेट, ठीक है। जहां CRR होगा उसके साथ SLR होगा। बैंक रेट कॉमन है, हाँ भाई, खुला है बाजार, खुला है बाजार में कोई भी आ सकता, ऐसे देखो तो बैंक रेट डिस्काउंटिंग रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन बाजार खुला है, बाजार में कोई भी जा सकता है। CRR, जब CRR होगा उसके साथ उसका भाई है SLR रहेगा ही। फिर रेपो रेट, जब रेपो रेट होगा तो उसका एक और भाई है, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। यानी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या है, ये एक भाई है, चाचा जी के लड़के हैं। CRR और SLR ये हम एक ही पापा के दो बच्चे हैं, ये मेरे पापा के ही ये दूसरा लड़का है SLR। और रेपो रेट ये चाचा का लड़का है, रिवर्स रेपो रेट ये भी चाचा का लड़का है, ठीक ना, ऐसे याद कर लो। बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR, SLR, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, याद हो, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा बैंक रेट। लिखो बेटा हेडिंग बैंक रेट, बैंक रेट, और इसी का दूसरा नाम क्या है, डिस्काउंटिंग रेट।
डिस्काउंटिंग रेट। पहले हम लोग बैंक रेट समझ लेते हैं। बैंक रेट वह रेट होता है जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, मतलब सेंट्रल बैंक से लोन लेती है। बैंक रेट इज द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक बोरो लोन फ्रॉम सेंट्रल बैंक फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ध्यान देना, कॉमर्शियल बैंक बोरो करता है किससे? किससे? सेंट्रल बैंक से, मतलब आरबीआई से। शॉर्ट टर्म के लिए कि लॉन्ग टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए। याद रखना, बैंक रेट वह रेट होता है जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म के लिए सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई से लोन लेगा, उसे क्या कहते हैं बेटा? बैंक रेट कहते हैं। अब आप कहोगे सर डिस्काउंटिंग रेट क्या है? डिस्काउंटिंग रेट का मतलब होता है कि जब कॉमर्शियल बैंक को मनी की जरूरत होती है तो सेंट्रल बैंक कहता है कि भाई आपके पास जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसको लेकर के आओ। कॉमर्शियल बैंक अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेकर जाता है कि भाई ये मेरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज ले लो और इसके बदले मुझे पैसे दे दो। तो जो आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा, जितने वैल्यू का होगा, उसमें से कुछ परसेंटेज वो क्या करता है? डिडक्ट कर लेता है। जैसे मान लो कि उसका वैल्यू 100 रुपए है, उसमें से 10 रुपए उसने क्या कर लिया? काट लिया। तो जो 10 रुपए डिडक्ट किया उसी लिए उसका नाम दे दिया डिस्काउंटिंग रेट। यानी 100 रुपीज में से हम 10 रुपए लेंगे, तो वह क्या हो गया? बैंक रेट, उसको समझ लो, और उसको डिस्काउंटिंग रेट। डिस्काउंटिंग रेट का मतलब, डिस्काउंटिंग रेट का मतलब कि जब कॉमर्शियल बैंक अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बदले सेंट्रल बैंक से मनी लेता है तो उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे कुछ अमाउंट सेंट्रल बैंक डिडक्ट करता है, उसमें कटौती करता है, उसमें कमीशन के तौर पर ले लेता है, इसलिए उसको कहते हैं डिस्काउंटिंग रेट। क्या कहते हैं उसको? डिस्काउंटिंग रेट। ये ट्रेडिशनल विपन्स है क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक का। अब समझ में आ गया? अब सेंट्रल बैंक और बैंक, ये बैंक रेट, इसमें क्या है समझना बेटा। यहां पे है कॉमर्शियल बैंक, सीबी। सीबी तो दोनों के लिए हो जाएगा ना। चलो, सेंट्रल बैंक यहां हो गया सीबी, और यहां हो गया बेटा कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक, जब कॉमर्शियल बैंक लोन लेता किससे? सेंट्रल बैंक से। यानी सेंट्रल बैंक लोन दे रहा है किसको? कॉमर्शियल बैंक को, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए दे रहा है। तो ये क्या हो गया? बैंक रेट। और जो इनके बीच में जो लेन देन हुआ जिस रेट पे, बैंक रेट। तो जो बैंक रेट है, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वैसे ही यहां बैंक रेट है। तो जिस इंटरेस्ट के साथ कॉमर्शियल बैंक लोन लेता सेंट्रल बैंक से, तो वह बैंक रेट कहलाएगा। लेकिन यही जब ये बात हो जाए कि यहां पे कॉमर्शियल बैंक हो जाए, कॉमर्शियल बैंक, और यहां हो जाए बेटा पब्लिक, पब्लिक। तो जब पब्लिक कॉमर्शियल बैंक से लोन लेती है तो पब्लिक कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करती है कॉमर्शियल बैंक को। तो जो इंटरेस्ट पब्लिक के द्वारा कॉमर्शियल बैंक को पे किया जाएगा, यानी कि वो रेट डिसाइड कौन किया होगा? कॉमर्शियल बैंक ने किया होगा। तो यहां पर जो रेट होगा इसे कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। यानी कि जहां पे कॉमर्शियल बैंक और पब्लिक के बीच मनी का लेन देन हो रहा जिस रेट पे, उसको कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक के बीच जो भी रेट के हिसाब से लेन देन हो रहा उसको कहते हैं बैंक रेट। यानी कॉमर्शियल बैंक लोन देगा, सेंट्रल बैंक लोन देगा कॉमर्शियल बैंक को लॉन्ग पीरियड के लिए, उसको बैंक रेट कहेंगे। अब समझ आ गया? क्रेडिट कंट्रोल से इसका क्या संबंध है? अब ये मेन टॉपिक हम लोग आते हैं।
ये तो हम लोग समझ लिए बैंक रेट क्या है या डिस्काउंटिंग रेट। लेकिन क्रेडिट कंट्रोल से इसका क्या संबंध है? जब ये पता चलता है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब कि परसिस्टेंटली राइज इन जनरल प्राइस लेवल, परसिस्टेंटली राइज इन जनरल प्राइस लेवल। जब जनरल प्राइस लेवल कॉन्टिन्यूसली क्या होता है, इंक्रीज करता है, उसे कहते हैं इन्फ्लेशन। वह किसी एक गुड्स का नहीं होता है, वह बास्केट ऑफ गुड्स है। लगभग 700 आइटम है, 700 आइटम्स है, सबका अपना वेटेज है और उसको मंथली कैलकुलेट किया जाता है होलसेल मार्केट के हिसाब से। तो यहां पे जो रेट डिसाइड होगा, बैंक रेट, ये कैसे मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है। यदि इन्फ्लेशन यानी महंगाई मार्केट में बढ़ गई, तो महंगाई का मतलब कि जो गुड्स है वह महंगा हो गया। और महंगा कैसे हो गया? क्योंकि लोगों के पास मनी ज्यादा हो गया। तो ड्यू टू सप्लाई ऑफ मनी, लोगों के पास पैसे ज्यादा हो गए। और जब लोगों के पास मनी ज्यादा होगा तो वो लोग पैसा लेकर कहां जाएंगे? मार्केट में जाएंगे। क्या करने के लिए? गुड्स को खरीदने के लिए, सामान को खरीदने के लिए। अब वहां पे तो ये नहीं पता था ना सेलर को कि इतने लोग सामान खरीदने के लिए आएंगे। तो सामान जो है वह है 10 यूनिट, कितना बेटा? 10 यूनिट्स है। और खरीदने वाले कितने चलेंगे बेटा? ये सप्लाई है बेटा। और डिमांड कितना है? वह गया 20 यूनिट का। भाई सबके पास पैसा हो गया, सब लोग करेंगे, अब हम भी चलेंगे खरीदेंगे, हम क्यों किसी से कम रहे? जाओ भाई लोग। तो डिमांड हो रही 20 की, सप्लाई है 10। तो जो सेलर होगा वो क्या करेगा? वो तो दाम बढ़ा देगा, प्राइस बढ़ा देगा। तो ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, डिमांड ऑफ कमोडिटी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजेज, बट सप्लाई इज नॉट अकॉर्डिंग टू डिमांड। तो सेलर क्या करेगा? उसकी प्राइस बढ़ा देगा, यानी महंगाई बढ़ गई, यानी इन्फ्लेशन हो रहा मार्केट में। अब इसको रोकने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करेगा? बैंक रेट को, बीआर को बढ़ा देगा। जब बैंक रेट बढ़ेगा तो कॉमर्शियल बैंक ज्यादा इंटरेस्ट पे करके और लोन लेकर के आएगा। जब कॉमर्शियल बैंक ज्यादा महंगा लोन लेकर आएगा तो आपसे भी क्या करेगा? ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा। और जब आपसे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो जो आप कल पैसे इतना सा ले गए थे उधार, आज ले जाएंगे, कहेंगे भाई महंगा हो गया, कम दो। तो जब आज आप बैंक से कम पैसे उधार लेकर जाओगे तो जो कल आप 20 की डिमांड कर रहे थे अब आज 15 हो जाएगा। यानी कि सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करना है, मार्केट में पैसा कम जाए, मार्केट में पैसा कम रहे। बैंक रेट के बढ़ने से सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगा? सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी ये कम हो जाएगा बेटा। जब सप्लाई ऑफ मनी कम होगा, लोगों के पास पैसा कम रहेगा, तो दे विल डिमांड लेस, ठीक ना। और उल्टे एक और बात और समझ लो, जब बैंक रेट बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जो लोगों के पास पैसा है, घर में लोग रखे हुए पैसे, वह इंटरेस्ट पाने के चक्कर में क्या करेंगे? बैंक में जमा कर देंगे। जब बैंक में पैसा जमा करेंगे तो लोगों के पास पैसा क्या हो जाएगा? जब कम हो जाएगा। लोगों को तो चाहिए इंटरेस्ट, जब इंटरेस्ट भाई चाहिए तुमको, तो जो तुम डिमांड करे तब कम कर दो। तो यहाँ पे ब्याज पाने के चक्कर में, इंटरेस्ट पाने के चक्कर में लोग पैसा कॉमर्शियल बैंक में जमा कर देंगे। जब जमा कर दिए बेटा, अब डिमांड कहाँ कर पाओगे? अब कहोगे मेरे पास पैसे ही नहीं, अब नहीं ले सकते इस सामान को, तो उसकी डिमांड कम हो गई। जब डिमांड कम होगा तो सेलर की मजबूरी होगी, वो प्राइस जो बढ़ाया था वो क्या करेगा? कम करेगा। यदि वो कम नहीं करेगा तो उसका गुड्स सेल नहीं होगा। समझ में क्या? तो बैंक रेट इन्फ्लेशन के कंडीशन में, जब इन्फ्लेशन होगा, मार्केट में महंगाई होगी, प्राइस लेवल बढ़ेगा, उसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक बैंक रेट को क्या करेगा? बढ़ा देगा। बैंक रेट बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो सप्लाई ऑफ मनी कम होगा, यानी कि कॉमर्शियल बैंक पैसा कम ले जाएगा। कॉमर्शियल बैंक कम पैसा ले जाएगा तो भाई महंगा लाए हैं अपने हिसाब से, तो हमें भी तो महंगा नजर आएगा, तो हम भी कम लाएंगे, और जो लाए हैं वो भी हम महंगा देने की बात करेंगे। तो जब आपको महंगा देंगे तो आप क्या बोलोगे? सर आप तो महंगा दे रहे हैं, तो ठीक है भाई महंगा दो तो कम लो, तो आप डिमांड कम करोगे। और जो आपके पास पैसा है आप लाकर क्या करोगे? उल्टे बैंक में
जमा करोगे ताकि मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट चक्कर में पैसा मार्केट से उसका फ्लो बैंक की तरफ हो गया। ठीक है, जब बैंक की तरफ जाएगा तो मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगी। जब सप्लाई ऑफ मनी कम होगा तो जो डिमांड बढ़ रही थी वो क्या होगी, अब कम होगी। जब डिमांड कम होगी, जो प्राइस लेवल बढ़ रहा था अब वो क्या होगा, कम होगा, यानी कि इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम दूर होगी। समझ में आ गया? पॉइंट नंबर 2, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इसको कहते हैं हिंदी में खुले बाजार की क्रिया। ओपन मार्केट, जब मार्केट ओपन है तो कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। भाई ओपन है, कहते ना, अरे खुला दरवाजा है, मतलब जो चाहे आ जाए, जो चाहे चला जाए। ओपन मार्केट मतलब कोई भी मार्केट में आ सकता है, कोई भी मार्केट में जा सकता है। किस लिए? ऑपरेशन। किस लिए? ऑपरेशन के लिए। तो ऑपरेशन क्या होगा? क्रेडिट कंट्रोल करना है। सेंट्रल बैंक जो बॉन्ड्स है, सिक्योरिटीज है, बॉन्ड्स सिक्योरिटीज सेल करेगी। किसको? पब्लिक को। आरबीआई ने बॉन्ड सिक्योरिटी सेल करने के लिए कॉमर्शियल बैंक को कह दिया, कॉमर्शियल बैंक के पास क्या कर दिया, बॉन्ड सिक्योरिटीज भेज दिया और कहा कि भाई ये मार्केट में बेचो। अब मार्केट में सेल करना होगा, पब्लिक को सेल करना होगा, इसमें बहुत सारे ऑफर होंगे। भाई ये बॉन्ड खरीदोगे तो इसका वैल्यू आने वाले समय में बढ़ेगा, सिक्योरिटीज लोगे तो रातों रात तुम करोड़पति बन जाओगे। एक साल बाद तुम देखोगे तुम वो वाले पर्सन नहीं रहोगे, तुम्हारे पास बड़े बड़े बंगले होंगे, तुम्हारे पास ऑडी होगा, इतना ख्वाब दिखाया जाएगा। अब आप क्या करोगे, उस चक्कर में बॉन्ड को खरीदोगे। किससे? कॉमर्शियल बैंक से। कॉमर्शियल बैंक से क्या करोगे, खरीदोगे, क्योंकि ये काम करने के लिए, बेचने के लिए सिक्योरिटीज को, बॉन्ड को आरबीआई ने किसको ऑथराइज कर दिया है, कॉमर्शियल बैंक को। अब कॉमर्शियल बैंक के पास हम लोग जाएंगे, कहेंगे भैया मुझे 10 बॉन्ड दे दो, 10 सिक्योरिटीज दे दो। कहेगा ठीक है मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन तुम मुझे पैसे दो। तो जो मेरे पास पैसे हैं, हम कहें भाई ये लो 100 रुपए, तो मैंने 100 रुपीज क्या किया, किसको दिया, कॉमर्शियल बैंक को। और कॉमर्शियल बैंक ने मुझे क्या दे दिया, बॉन्ड सिक्योरिटीज। मैंने परचेज कर लिया और बैंक के पास क्या चला गया, मनी चला गया, पैसा चला गया, और मेरे पास क्या आ गया, बॉन्ड सिक्योरिटीज। तो अब बताओ, हमें मन कर रहा मोमो खाने के लिए, चाउमीन पिज्जा बर्गर खाने के लिए मन कर रहा है, मन कर रहा जा करके पप्पू टिकिया वाले के यहाँ, चाट वाले के यहाँ कि टिकिया खा लें, आज छुट्टी का दिन है, पैसा नहीं है, जाके कहेंगे पप्पू भैया ये ले लीजिए आप बॉन्ड और मुझे दे दीजिए, सिक्योरिटीज ले लीजिए और मुझे गोलगप्पे खिला दीजिए, टिकिया खिला दीजिए। तो क्या ऐसा संभव होगा? नहीं। हम जाके पिज्जा हट पे बोले भाई सिक्योरिटी ले लो और मुझे पिज्जा दे दो, देगा? नहीं देगा। अब चुपचाप क्या करें बेटा, उस रास्ते जाएंगे और लंबी सांस लेंगे, महक लेंगे कि हाँ भाई अब उसकी महक से ही खुश होना पड़ेगा, क्योंकि अब आपका पैसा तो है ही नहीं। अब करोगे क्या? जलेबी मन कर रहा, जो जलेबी बना रहा होगा जाकर के लंबी सांस लेकर के फील कर लेना कि जलेबी हमको मिल गया। क्यों? बॉन्ड लेकर के, सिक्योरिटी लेकर के जलेबी नहीं देगा बेटा, ठीक ना। तो जो डिमांड हो रही थी अब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आपने बॉन्ड परचेज कर लिया, सिक्योरिटीज परचेज कर लिया है, और आपके पास से पैसा कहां चला गया, कॉमर्शियल बैंक के पास। जब सर्कुलेशन में पैसा है ही नहीं तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम होगा। तो जब बॉन्ड सिक्योरिटी को सेल किया जाएगा तो सप्लाई अपनी क्या होगा, तो बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज को हम क्या करें बेटा, इसको सेल करेंगे, है ना। सेल करने से क्या होगा, कौन सेल करेगा, कॉमर्शियल बैंक सेल करेगा। कौन सेल करेगा बेटा, ध्यान रखना, ये कॉमर्शियल बैंक सेल करेगा। किसको? पब्लिक को। जब पब्लिक खरीदेगी तो उसके बदले पब्लिक पैसा कॉमर्शियल बैंक को देगी। जब कॉमर्शियल बैंक को पैसा देगी तो मार्केट से सप्लाई ऑफ मनी क्या हो गया, कम हो गया। क्या हो गया, सप्लाई ऑफ मनी कम हो गया। जब सप्लाई ऑफ मनी कम होगा तो लोगों की परचेजिंग पावर घटेगी। जब परचेजिंग पावर घट जाएगी बेटा तो वो आप दुकान पे डिमांड करने नहीं जाएंगे। जब डिमांड कम होगी तो जो सेलर प्राइस लेवल बढ़ा रहा तो क्या करेगा, वो कम कर दे। अब समझ आ गया।
और इसी के उल्टे ये लगे कि मार्केट में डिमांड नहीं हो रहा है, वो भी तो एक प्रॉब्लम है ना। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि लोगों के पास मनी है नहीं। जब मनी है नहीं तब क्या होगा? तब क्या होगा? तो जो गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज बॉन्ड सेल करने की बात की थी, आरबीआई ने उसको सेल करने के लिए इसको भेजा था कॉमर्शियल बैंक को। अब कॉमर्शियल बैंक से कहे, ए कॉमर्शियल बैंक इधर आओ, ये जो बॉन्ड है सिक्योरिटीज है उसको ले जाओ और उनको वापस करके आओ, ठीक ना। अब कॉमर्शियल बैंक जाके कहेगा मुन्नू मेरा बॉन्ड मेरा सिक्योरिटीज क्या करो हमको दो। मुन्नू कहेगा ठीक है हम आपको आपका बॉन्ड सिक्योरिटीज दे रहे हैं, मेरा पैसा दो। ठीक है, तो जब बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज आरबीआई परचेज करेगी, परचेज मतलब वो खरीद रही है किससे? पब्लिक से। पब्लिक से तो पब्लिक क्या कहेगी, भाई मेरा पैसा तो दो। तो जब पैसा पब्लिक लेगी तो मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगा? सप्लाई ऑफ मनी वो बढ़ जाएगा, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगा। याद रखो कि बॉन्ड एंड सिक्योरिटी सेल कर रहा है, कौन सेल कर रहा है? कॉमर्शियल बैंक कर रहा है, सीबी ऐसे कर दे, कॉमर्शियल बैंक। बैंक किसके कहने से? आरबीआई के कहने से। यहाँ पे बॉन्ड सिक्योरिटी परचेज कर रहा है, कौन परचेज कर रहा है? कॉमर्शियल बैंक। याद रखो बेटा, कॉमर्शियल बैंक परचेज कर रहा है, कॉमर्शियल बैंक, है ना। परचेज करा किससे? पब्लिक से। उसके बदले में कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा? पैसा उनको वापस करेगा, ठीक ना। सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगा? मार्केट में बढ़ जाएगा। अब आप कहेंगे सर बैंक रेट में तब क्या होगा? जब यहाँ पे पैसा बढ़ाना था तो बैंक रेट में यहाँ पे आ जाओगे, बैंक रेट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये कब होगा? जब मार्केट में डिमांड कम हो रहा होगा, पैसा कम होगा, मंदी की स्थिति आएगी, उस केस में बैंक रेट कम होगा। बैंक रेट कम होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? कम होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो लोग बैंक से ज्यादा पैसे उधार लेंगे। जो बैंक में पैसा जमा किया इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो लोग उसको निकाल करके अपने पास रखेंगे। इसका मतलब हुआ कि सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगा? यहाँ पे इंक्रीज करेगा, सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज करेगा। और जब इंक्रीज करेगा तो जो मार्केट में गुड्स सेल नहीं हो रहा था अब वो क्या होगा? पैसा हो जाएगा, तो अब हम लोग डिमांड करेंगे, ठीक ना। तो जब डिफ्लेशन होगा, मंदी की स्थिति आएगी तो बैंक रेट कम हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन होगा तो बैंक रेट बढ़ जाएगा। जब मार्केट में पैसा ज्यादा है, महंगाई ज्यादा हो रही है तो बैंक रेट बढ़ेगा। जब पैसा कम है, डिमांड कम हो रही है, सेलर गुड सेल नहीं कर पा रहा है तो उसमें बैंक रेट कम होगा, जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी। ओपन मार्केट ऑपरेशन समझ में आया बेटा आप लोगों को? अच्छी बात है। थर्ड पॉइंट क्या मैंने बताया था? कैश रिजर्व रेशियो, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। प्राइमरी डिपॉजिट का वह अमाउंट जो कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास सुरक्षा के लिए रखती है। अब यहां पे ये लगा कि मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा है, उसको कंट्रोल करना, क्रेडिट कंट्रोल करना है। तो क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए सप्लाई ऑफ मनी को क्या करना है? कंट्रोल करना है। सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा देगी आरबीआई। आरबीआई ने सीआरआर बढ़ा दिया। इसका मतलब समझो कैसे? यदि 100 रुपीज जमा हुआ था कॉमर्शियल बैंक में प्राइमरी डिपॉजिट और सीआरआर कितना था? 10% था। कितना था? 10%। इसका मतलब हुआ कि 10 रुपीज किसके पास चला गया? आरबीआई के पास। और जो 90 रुपीज बचेगा वो कहां चला जाएगा? मान लो अभी मैं यहाँ पे कैश रिजर्व रेशियो की बात कर रहा हूं, 90 रुपीज कहां चला जाएगा? मार्केट में चला जाएगा, उधार कॉमर्शियल बैंक दे देगा। भाई कहा कि 10 रुपए आरबीआई के पास गया, 90 बच्चा है, उधार ले। अब 1-1 रुपए का जो टॉफी है, तो एक बायर जिसके पास 90 रुपए उधार लेकर गया है वो कितना टॉफी लेगा बेटा? 90 टॉफी। लेकिन
पता चला कि मार्केट में पैसा ज्यादा जा रहा, जो सेलर है प्राइस बढ़ा दे रहा, महंगाई बढ़ रही है, तो जो यहाँ पे 10% CRR था उसको RBI क्या कर देगी, 15% कर देगी, 15%। इसका मतलब जो कल 10 रुपए RBI के पास जमा हुआ था, आज कितना डिपॉजिट होगा, 15 रुपीज। अब कॉमर्शियल बैंक के पास कितना पैसा बच जाएगा, कितना पैसा बचेगा, 85 रुपीज। तो जब 85 रुपए बचेगा, तो जो कल 90 रुपए उधार दिया था, आज वो कितना लोन देगा, यहाँ पे लोन अमाउंट कितना हुआ था, लोन अमाउंट कल था 90 रुपीज और आज लोन अमाउंट कितना होगा, लोन अमाउंट कितना देगा, 85 रुपीज। कल के कंपेरिजन में आज मार्केट में कितना पैसा कम गया, 5 रुपए। जब 5 रुपए मार्केट में कम गया, तो जो डिमांड कल 5 रुपए बराबर ज्यादा थी, आज वो डिमांड क्या हो जाएगी, 5 रुपए बराबर घट जाएगी। यानी कि अब जो कल महंगाई हुई थी, अब महंगाई क्या होगी, आज कम होगी। यानी इन्फ्लेशन के केस में कैश रिजर्व रेशियो क्या होगा, बढ़ेगा। और डिफ्लेशन होगा, मंदी होगा, तब क्या होगा, कैश रिजर्व रेशियो वो RBI घटा देगी, CRR घटेगा। जब इन्फ्लेशन होगा तो कैश रिजर्व रेशियो बढ़ेगा, और जब डिफ्लेशन होगा, मंदी होगा बाजार में, तो कैश रिजर्व रेशियो घटेगा। जब कैश रिजर्व रेशियो बेटा डिक्रीज करेगा, तो बैंकों के पास पैसा ज्यादा बचेगा। जब कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा ज्यादा बचेगा, यानी कम पैसा RBI के पास गया, तो जो पैसा ज्यादा बचा है उस पैसे को कॉमर्शियल बैंक लोन देगी, यानी मार्केट में पैसा ज्यादा जाएगा। समझ में आ गया, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ेगा तो सप्लाई ऑफ मनी कम होगा, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ेगा तो सप्लाई ऑफ मनी क्या होगा, घटेगा बेटा, नोट कर लो। और जब CRR घटेगा तो सप्लाई ऑफ मनी क्या होगा, बढ़ेगा, सप्लाई ऑफ मनी ये बढ़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, याद रखना, जब महंगाई होगी तो इसका मतलब मार्केट में समस्या आएगी। कैसी समस्या, महंगाई की। जब प्राइस ज्यादा होगा बाजार में, महंगाई होगी। और महंगाई कब होगी, जब सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा रहेगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, पैसा ज्यादा हुआ है, उसको कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, जो उसके हाथ में पावर है, कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देगा। वो कहेगा कॉमर्शियल बैंक से कि जो कल तुम 10% मेरे पास रख रहे थे रिजर्व, आज तुमको 15% रखना है। जो कल कॉमर्शियल बैंक के पास 90 रुपीज बच रहा था, 90 रुपीज लोन दे रहा था, आज जब 15% CRR होगा, 85 बचेगा। आज तो वो पब्लिक से यही कहेगा, भाई 85 रुपये आज मेरे पास है, मेरे ऊपर किसका कंट्रोल हो गया है, RBI का, उसने जो कहा मैं कर रहा हूं, है ना। और जब मार्केट में मंदी होगी, डिफ्लेशन होगा, गुड्स नहीं बिक पा रहा होगा, सप्लायर वहां पे बैठा होगा चुपचाप, लोग पूछेंगे भाई क्यों, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, कस्टमर से पूछा भाई क्यों नहीं जा रहे हो, तो कहेगा भाई पैसा है नहीं तो हम क्या करें। तो पैसा नहीं है, इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक को कहेगा भाई CRR घटा दो। जब CRR घटेगा, जो बैंक में पैसा जमा होगा, अब कॉमर्शियल बैंक के पास उधार देने के लिए जो लैंडिंग मनी होगा वो ज्यादा हो जाएगा, मार्केट में पैसा ज्यादा उधार दिया जाएगा, लोग पैसे ज्यादा ले जाएंगे। जो कल डिमांड नहीं करे, तो आज वो भी डिमांड करना शुरू कर देंगे। समझा बेटा, ये है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो हमेशा याद रखना बेटा, वो कैश के फॉर्म में ही जमा होता है। किसके पास, कॉमर्शियल बैंक जमा करता है RBI के पास। जो भी प्राइमरी डिपॉजिट हुआ रहता है, इनिशियल डिपॉजिट, उसका एक मिनिमम परसेंटेज जो RBI के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ये नहीं RBI ने कहा 10% और कॉमर्शियल बैंक है भैया आप ले लो 9%, अगले महीने हम आपको 11, नहीं, जो रेट फिक्स है वह सभी को देना है। अब हम चलते बेटा पॉइंट नंबर 4 पे, SLR। क्या बेटा, SLR मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। यह जो पैसा बैंक में जमा होता है उसका एक मिनिमम परसेंटेज अमाउंट कॉमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, कि जो पैसे लोग जमा किए रहते हैं, कभी पहले आकर के और वो कहते भाई मेरा पैसा दे दो,
तो बैंक पास्ट एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए जो भी इनिशियल डिपॉजिट होता है उसका एक मिनिमम अमाउंट वो अपने पास भी कैश फॉर्म में रखती है, ताकि जब कोई आता है तो हम उसके, भाई मेरी लाइबिलिटी है ना, हम, मेरी मतलब कॉमर्शियल बैंक की लाइबिलिटी है, हमने पैसा जमा कराया है, अगला जब आएगा तो देंगे, ये नहीं कहेंगे भाई तुम्हारा पैसा नहीं देंगे, हम देंगे। ठीक, अब वो उस पैसे को कहां से देंगे? जो अपने पास रिजर्व में रखे रहते हैं, जो कॉमर्शियल बैंक अपने पास रिजर्व में उस इनिशियल डिपॉजिट का, प्राइमरी डिपॉजिट का अमाउंट अपने पास रखती है, उसे कहते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये किस फॉर्म में होता है? तो ये कैश फॉर्म में होता है। ये किस फॉर्म में होता है? तो ये गोल्ड के फॉर्म में होता है। ये किस फॉर्म में होता है? तो ये अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है, अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, है ना। ये 3 फॉर्म में SLR कॉमर्शियल बैंक अपने पास रखती है। समझ में आ गया? जब इन्फ्लेशन होगा, महंगाई होगी, तो मार्केट में पैसा कम जाए, SLR क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, रिजर्व वाला पैसा बढ़ा देगी। SLR इंक्रीज करेगा तो क्या होगा बेटा? सप्लाई ऑफ मनी कम होगा, सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगा। मतलब कॉमर्शियल बैंक अपने पास रिजर्व बढ़ाना शुरू कर दे तो लोन देने वाला जो पैसा होगा वो अब कम हो जाएगा। और जब मार्केट में पैसा, सप्लाई ऑफ मनी का बेटा यहाँ पे कम हो जाएगा। और जब SLR घटा देंगे, यानी रिजर्व हम अपने पास कम रखेंगे, इसका मतलब मार्केट में पैसा जो देना चाह रहे हैं, जो लोनेबल अमाउंट हमारे पास हो रहा है, लोन देने वाला, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब लोन देने वाला अमाउंट मेरे पास बढ़ जाएगा, कैश में आज हम ज्यादा पैसे दे दिए क्योंकि रिजर्व में हम कम रखे, तो कैशियर को कम ज्यादा पैसे दे दिए, भाई ले जाओ। जब कैशियर के पास ज्यादा पैसा जाएगा तो वो ज्यादा लोगों को क्या करेगा? वो उधार देगा, लोन देगा। तो जब लोन ज्यादा देगा, हम पैसे पा गए, उधार लेने वाले थे, पैसा लेकर कूदते हुए जाएंगे कहाँ? बाजार में। सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गई, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी तो जो डिमांड कल नहीं हो रहा था, अब डिमांड शुरू हो जाएगा। और पैसा हमारे पास ज्यादा था, खूब कूद कर सामान खरीद रहे थे, सामान उतना था नहीं मार्केट में, डिमांड ज्यादा हो रही थी, महंगाई हो रही थी। इस प्रॉब्लम को सेंट्रल बैंक ने देखा, RBI ने देखा, उसने कहा भाई पैसा इनके पास ज्यादा है इसलिए कूद रहे हैं, उनके पैसे को क्या करो? कम करो। उसने क्या कर दिया? कॉमर्शियल बैंक से कहा, ए कॉमर्शियल बैंक, जो अपने पास तुम रिजर्व रखे हो अब उसको बढ़ा दो। कैसे? तो जो 10% रख रहे थे प्राइमरी डिपॉजिट का, उसको 15% कर दो। तो कहेगा ठीक है साहब, जैसा आप कह रहे हैं हुजूर, मैं मानूंगा। SLR उसने क्या कर दिया? 15% कर दिया। अब उसके पास लोन देने वाला अमाउंट कितना बचेगा? 85 रुपए। भाई कल 10 रखा था तो 90 रुपए लोन देना था, आज 85 रुपए उधार देगा। क्यों? क्योंकि 15 रुपए वो अपने पास रिजर्व में रख लिया। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बढ़ने से सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगी? घटेगी, और SLR के घटने से सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी। महंगाई को कंट्रोल करना है, SLR को बढ़ाएंगे। मंदी को, डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है तो SLR को घटाएंगे। नोट कर लो, महंगाई को कंट्रोल करना है तो SLR को बढ़ाएंगे, मंदी को कंट्रोल करना है, डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है, SLR को घटा। समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट बेटा, रेपो रेट। 5th पॉइंट है बेटा, रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? कि जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेती, किससे? RBI से। यानी कि कॉमर्शियल बैंक लोन ले रही है, किससे? इसने लोन लिया किससे? सेंट्रल बैंक से। बहुत अच्छा बेटा, सेंट्रल बैंक से। तो सेंट्रल बैंक फ्री में लोन दे देगा? नहीं, कुछ ना कुछ तो इनसे इंटरेस्ट लेगा ना। तो जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है, कैसे? शॉर्ट पीरियड के लिए बेटा। किसके लिए? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसे कहते हैं रेपो रेट। क्या कहते हैं? कभी कभी कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए होता है ना, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? उसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, इसलिए उसको कहते हैं रेपो रेट। और यही काम बेटा बैंक रेट में भी हो रहा था, लेकिन बैंक रेट में लॉन्ग टर्म के लिए लोन था, और रेपो रेट में क्या होगा? दोनों में सिमिलरिटी क्या है बैंक रेट में और रेपो रेट में?
कि दोनों में कॉमर्शियल बैंक लोन लेता है आरबीआई से, सेंट्रल बैंक से। समझ में आ गया? तो जब इन्फ्लेशन होगा, महंगाई होगी, तो पता है कि मार्केट में पैसा ज्यादा है ना, और फिर भी कॉमर्शियल बैंक आया पैसा लेने के लिए, तो सेंट्रल बैंक ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं तुमको पैसा तो दे रहा हूं, लेकिन उसने क्या कर दिया, रेपो रेट को बढ़ा दिया, रेपो रेट इंक्रीज कर दिया। जब रेपो रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट ज्यादा लेकर के जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए ही, कस्टमर से कहेगा भाई देखो, जो कल 10% इंटरेस्ट था आज 12% लेंगे। भाई कल तो आप 10 दिए थे, वो कहेगा भाई कल 10 दिए थे इसलिए कि हमें सस्ता मिला था, आज हमें सेंट्रल बैंक ने महंगा दिया है। अरे भाई हम आपको एक सप्ताह के लिए, उसने कहा हाँ तभी तो वो हमको महंगा दिए ना। कहेगा ठीक है भाई, जो लोन हम ज्यादा ले रहे थे अब क्या करेंगे, कम लेंगे, यानी सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे सप्लाई ऑफ मनी कम होगा। यही काम जब यहाँ पे रेपो रेट बढ़ेगा तो उसको भी महंगा लगेगा, तो कमर्शियल बैंक भी कम ही पैसा लेकर आएगा, और वो कम ही पैसा क्या करेगा, वो पब्लिक को दिखाएगा भी भाई देखो कम ही पैसा मिला, महंगा लेकर आए हैं। अब उसमें भी जब वो महंगा नजर आएगा तो जो लेने आया वो भी कम पैसा लेकर के जाएगा। समझ में आ गया? तो इन्फ्लेशन के केस में रेपो रेट बढ़ेगा, और जब डिफ्लेशन होगा, मंदी होगा, तो मार्केट में पैसा ज्यादा चाहिए, तो रेपो रेट क्या कर देगा, घटा देगा। क्या करेगा, घटा देगा, ठीक ना। इसके डिक्रीज होने से सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगा बेटा, बोलो, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगा। क्लियर? तो मार्केट में जो मंदी की स्थिति थी वो ठीक हो गया रेपो रेट के कम होने से, और जब महंगाई थी, इन्फ्लेशन था, तो रेपो रेट के बढ़ने से प्रॉब्लम सॉल्व हुई। क्लियर हो गया? बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट है बेटा 6th पॉइंट, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट RRR, वह रेट होता है जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई लोन लेती है। अब लोग पूछते हैं सर आरबीआई लोन लेगी, उसको क्या जरूरत है? ऐसे समझो, मैं एक एग्जांपल समझाता हूं आप लोग के लिए। खुशी, जब तुम बुआ के घर जाती हो, तो जब वहां से आती हो तो तुमको पैसे मिलते हैं ना। तुमको पैसा कौन दिया, बुआ दी, बुआ की जो बहू है वो दी, फूफा जी दिए, जो उनकी जेठानी थी वो दी, देते हैं लोन बेटा। तो जो पैसा तुमको वहां मिलता है, तुम आती हो काउंट करते करते, इतना पैसा मिला, इतना पैसा मिला। अब जब तुम पैसे काउंट कर रही हो, खुश हो, कूद रही हो, तो वो मम्मी को पता चला कि खुशी के पास पैसा क्या हो गया, ज्यादा है। अब खुशी के पास पैसा है, खुशी प्लान कर रही है कि हम ये सामान खरीदेंगे, ये सामान खरीदेंगे। मैं भी सुन लिया कि खुशी के पास पैसा है, अब पैसा भाई वो पाई है तो वो खरीदेगी, लेकिन अब वो पैसा कहाँ खर्च कर देगी भाई उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक आर्टिफिशियल क्राइसिस हम लोग घर में क्रिएट कर देते हैं। मम्मी बहाना करना शुरू करती है पैसा है नहीं, क्या करें। हम भी कहते भाई पैसा नहीं है, पूछते बेटा तुम्हारे पास पैसा है, अननोन बन करके। अब कहोगे ना हाँ पापा है, ले चाहिए, हाँ बेटा दे दो, जब मेरी सैलरी मिलेगी हम तुमको 100 रुपये बढ़ा कर देंगे। अब हमने क्या किया, खुशी से पैसा ले लिया, जबकि पैसा मेरे पास है ऑलरेडी, लेकिन हमने खुशी से पैसा क्या कर लिया, अपने पास ले लिया। अब खुशी बेचारी खुश होकर के पैसा दे दी कि पापा को सैलरी मिलेगा तो 100 रुपये देंगे। ठीक है देंगे देंगे, जब होगा देंगे। खुशी के पास पैसा कम हो गया, जब कल खुशी कूद रही थी कि हम जाएंगे आज बाजार तो हम ये सामान खरीदेंगे, वो सामान खरीदेंगे, अब क्या हो गया, नहीं खरीदोगी ना। अब तो तुम चुपचाप बैठी रहोगी, है ना, मुंह लटका कर बैठ जाओगी, पैसा तो है नहीं। यही काम रिवर्स रेपो रेट के साथ होता है। सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक से आर्टिफिशियल अपने क्राइसिस दिखा करके पैसा ले लेगा, कहेगा भाई तुम मुझे पैसे दे दो, मुझे जरूरत है कुछ। तो यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे देगा, किसको, आरबीआई को। जब कॉमर्शियल बैंक का पैसा रहेगा ही नहीं तो वो पब्लिक को भी उधार नहीं देगा। जब पैसा है नहीं तो कॉमर्शियल बैंक भी पब्लिक से कहेगा भाई देखो पैसा तो मेरे पास था लेकिन मैं किसको दे दिया,
आरबीआई को दिक्कत है। जब आरबीआई को पता कि पैसा नहीं है क्योंकि हमने ही पैसा लिया है, तो कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई डांटेगी, भाई पैसा क्यों नहीं दे रहे हो, क्योंकि उसने जानबूझ करके समस्या लाई है। यानी मार्केट में यदि इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उस प्रॉब्लम को दूर करना है तो रिवर्स रेपो रेट क्या हो जाए बेटा, बढ़ा दिया जाएगा। जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी कम होगा, सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगा। और जब सप्लाई ऑफ मनी कम होगा तो जो डिमांड हो रही थी वो कम हो जाएगी। जब डिमांड कम होगा तो जो महंगाई बढ़ रही थी, प्राइस बढ़ रहा था, वो क्या होगा, वह घटेगा। बिल्कुल सही बेटा। अब तुम लोग बेटा सोचोगे कि मम्मी पापा कैसे हम लोगों के पास पैसा जानबूझकर छीन लेते हैं, है ना। अब नहीं बताना चाहिए तुम लोग बेटा, अब ये राज जान गए तो पता नहीं अगले बार पैसा दोगे कि नहीं। लेकिन जब ये पता चला मार्केट में डिफ्लेशन है, मंदी है, यानी लोगों की परचेजिंग पावर कम है, भाई परचेजिंग पावर कम है, गुड्स नहीं सेल हो रहा तो वो भी दिक्कत है। आरबीआई सोचे भाई क्या दिक्कत है, पता चला कि मार्केट में लोगों के पास पैसा है ही नहीं, सप्लाई ऑफ मनी कम है, उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट क्या हो जाएगा, घटा दिया जाएगा। जब रिवर्स रेपो रेट घटेगा, सप्लाई ऑफ मनी जो कल जितना जा रहा था उसके कंपेरिजन में आज ज्यादा जाएगा, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगा। अब समझ आ गया कि जब प्रॉब्लम होगी, इन्फ्लेशन है तो ट्रिपल आर बढ़ेगा, और जब डिफ्लेशन है तो घटेगा। अब समझ आ गया यहां तक। ये था क्या चीज, ये था क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं बेटा किस टॉपिक की, इस टॉपिक की क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, also known as selective measures, है ना बेटा, सेलेक्टिव मेजर्स। ठीक, अब इसमें क्या है, इसका फर्स्ट नोट कर लो। फर्स्ट पॉइंट है मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट। सेकेंड पॉइंट कंज्यूमर्स क्रेडिट रेगुलेशन। थर्ड क्या बेटा, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। फोर्थ क्या होगा, मोरल स्वेजन, फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, डायरेक्ट एक्शन। ये 5 पॉइंट क्वालिटेटिव मेथड में आता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, कंज्यूमर्स क्रेडिट रेगुलेशन, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, मोरल स्वेजन, डायरेक्ट एक्शन। अब एक एक करके हम बताते हैं कि बेटा मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है। फर्स्ट, मार्जिन रिक्वायरमेंट। जब हम बैंक के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, वो क्या करता है, कहता है कि मैं आपको लोन दूंगा, लेकिन पहले कोई कोलेटरल सिक्योरिटी जो आपसे मांगेगा। हम मान लो कि गोल्ड लेके गए, हमारे पास 10 ग्राम गोल्ड है, कोई ऑर्नामेंट है गोल्ड का, नेकलेस है या रिंग है, लेके गए तो भाई इसके अगेंस्ट लोन दे दो। तो जब वो रिंग बना होगा तो उसमें कुछ अदर मेटल भी मिला जाता है तब बनता है, ऐसे पूरा प्योर गोल्ड नहीं रहता, उसमें कुछ पता चला इसमें 1 ग्राम अदर मेटल है, यानी प्योर गोल्ड कितना है, 9 ग्राम। कितना है, 1 ग्राम क्या होगा, इसका डेप्रिसिएशन हो गया अदर से। अब 9 ग्राम जो गोल्ड है उसका रेट क्या है, यदि मान लेते हैं बेटा कि 50,000 प्योर गोल्ड का रेट है 10 ग्राम का,
तो 9 ग्राम का कितना होगा 45,000 होगा। कितना होगा 45,000, यानी कि 9 ग्राम गोल्ड का एक्चुअल वैल्यू कितना हुआ 45,000 रुपीज, है ना। अब क्या होगा, बैंक वाले ने कहा भाई आपके गोल्ड का जो वैल्यू हो रहा है वो 45,000 हो रहा है। हम कहेंगे भाई 45,000 दे दो, वो कहेगा भाई नहीं इतना नहीं देंगे। वो कितना देगा, तो आप कैलकुलेट करो, वो कहेगा कि 80% हम देंगे। जितना आपके गोल्ड का एक्चुअल वैल्यू हुआ उसका 80% हम आपको लोन देंगे। इसका मतलब क्या हुआ 20% का जो वैल्यू है उसने क्या कर लिया अपने पास रख लिया। जब 80% दे रहा है यानी 20% वो अपने पास रख रहा है, तो 20% वो क्या हो गया मार्जिन हो गया बेटा। क्या हो गया, वो मार्जिन अपने पास रख करके और 80% वो मार्केट में दे रहा। तो 20% मार्जिन कितना हो जाएगा बेटा 45,000 का 20% 9,000 होगा। कितना होगा 9,000 होगा। तो अब लोन कितना देगा 45,000 में से 9 कर दो बेटा तो 36,000 बेटा। कितना होगा 36,000 रुपीज। ये क्या होगा ये लोन देगा बेटा। ये कब की बात है, ये बात है कल की, स्टरडे, ठीक ना। फिर आज वही पर्सन क्या किया, लोन लेने के लिए गया, तो एक दूसरा उसके पास रिंग था वो भी लेकर गया। अब देखा आरबीआई ने भाई ज्यादा लोग पैसे लेकर जा रहे हैं, पैसा मार्केट में ज्यादा जा रहा, महंगाई बढ़ रही है, तो मार्केट में पैसा कैसे कम जाएगा। तो उसने कहा जो मार्जिन तुम्हारा कितना था पहले 20% था, उसने क्या कर दिया इसको बढ़ा दिया। कितना कर दिया 25% कर दिया। कितना कर दिया 25%। अब जब 25% हो जाएगा, इसको मैं रेट से कर दे रहा हूं, मार्जिन 25%। तो अब बेटा 45,000 में से कितना माइनस करोगे भाई 20% कितना है 20% 9,000 हुआ, तो 25% कितना हो जाएगा बोलो, कैलकुलेट कर लो। 45,000 इंटू 25 करो, कैलकुलेशन करो बेटा। 45,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100 कितना आएगा ओ इतना टाइम लगा 11,500। इतना बेटा कैसे काम चलेगा तुम लोग का 11,500 रुपीज है ना। अब बेटा ये मार्जिन अपने पास रख लेगा कौन, वो कॉमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब जब 45,000 में से इसको माइनस करोगे 45,000 माइनस 11,500 तो कितना आएगा। अब इसमें भी दिक्कत तुम लोग का बेटा 33,500 बेटा, इतना समय लग रहा है। अब कल 36,000 लोन दिया था, आज कितना गया बेटा मार्केट में 33,500। देखा तो मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी क्या हो गया कम हो गया ना। तो जब इन्फ्लेशन होगा सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करना होगा तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया जाएगा, ठीक ना। देखो जब सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करना हो यानी इन्फ्लेशन हो, क्या हो इन्फ्लेशन, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देंगे। मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगा बेटा ना, सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगा। हम भी लिख रहे थे बेटा सीओ या कम लिख रहे थे। और जब ये लगे कि मार्केट में क्या बेटा डिफ्लेशन है यानी मंदी की स्थिति है, तो वहां पे मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या कर दिया जाएगा कम कर दिया जाएगा, जिससे सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगा। सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगा बेटा बढ़ जाएगा, ठीक ना। मार्केट में पैसा ज्यादा जाएगा, लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, जब डिमांड ज्यादा करेंगे तो जो मंदी की स्थिति वो क्या होगी अब कम होगी। क्लियर हो गया पहला टॉपिक। सेकंड पॉइंट क्या था बेटा कंज्यूमर
क्रेडिट रेगुलेशन, कंज्यूमर्स क्रेडिट रेगुलेशन। इसका मतलब क्या होता है? जब कोई कंज्यूमर कोई गुड्स परचेज करता है, जैसे हमें बाइक लेना है और मेरे पास पैसे नहीं है, तो जो एजेंसी वाला वो क्या करता है, ईएमआई पे हमको दे देता है। वो कहता है कि आप आइए और 0 डाउन पेमेंट पे आप हमसे बाइक लेकर जाइए। तो वहां पे क्या होता है कि मेरे नाम से एक लोन इशू होता है, एक बैंक लोन इशू करेगा, है ना। यदि 50,000 की बाइक है तो बैंक क्या करेगा, 50,000 रुपीज क्या कर देगा, एजेंसी वाले को दे देगा। जब एजेंसी वाले को पैसा मिल गया तो उसको दिक्कत क्या है भाई, बैंक वाले को तो इंटरेस्ट मिलेगा और मेरे अकाउंट के साथ क्या उसको जोड़ दिया जाएगा। हर एक महीने में 3,000 4,000 जो भी ईएमआई बनेगा, जो टर्म कंडीशन होगा, वो मेरे अकाउंट से डेबिट होते जाएगा। अब बैंक ने वो पैसा क्या कर दिया, एजेंसी वाले को दे दिया। अब एजेंसी के पास आया, फर्म के पास आया, तो सप्लाई ऑफ मनी होगा कि नहीं। जब मैं आप सप्लाई ऑफ मनी पढ़ा रहा था तो उसमें बोला था कि सप्लाई ऑफ मनी में क्या होता है, जब कैश करेंसी हेल्ड विद पब्लिक, पब्लिक का मतलब चाहे वो इंडिविजुअल के पास पैसा आ जाए, चाहे बिजनेस फर्म के पास आ जाए। बिजनेस फर्म के पास भी आएगा तो वह सप्लाई ऑफ मनी है, इंडिविजुअल के पास भी आएगा तो वह सप्लाई ऑफ मनी है, ठीक ना। तो उसको कहेंगे करेंसी हेल्ड विद पब्लिक। क्या कहते हैं उसको, करेंसी हेल्ड विद पब्लिक। तो जब कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी बैंक ने दे दिया कि भाई आप हमसे पैसा ले जाओ, तो जिसको बेटा मन कर रहा है वो जा रहा है और गाड़ी लेकर के वहां से चला रहा, कर भाई 3,000 रुपये महीने हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम 50,000 रुपये एक बार नहीं है, हम गाड़ी नहीं ले पाएंगे। एजेंसी वाले ने वो ऑफर दिया, एजेंसी वाले से बैंक ने संपर्क किया, एजेंसी वाले ने कहा कि भाई मैं ऐसे चाहता हूँ, बैंक वाला कहा चलो ठीक हम दे दें, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे खूब बाइक बिक रही है, तो बाइक तो बिक रहा है, समझो कि कॉमर्शियल बैंक से खूब पैसा भी क्या हो रहा है, मार्केट में आ रहा है, सप्लाई ऑफ मनी मार्केट में बढ़ रहा है। जब मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगा बेटा तो महंगाई क्या होगी, इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी। अब इस बात को सेंट्रल बैंक ने समझ लिया, उसने कॉमर्शियल बैंक को कहा, ए कॉमर्शियल बैंक सुनो, बहुत तुम लोन दे रहे हो ना आजकल, बहुत तुम उस एजेंसी वाले साथ मिल करके उसको हेल्प कर रहे हो, उसके बाइक को बिकवा रहे हो, उसके कार को बिकवा रहे हो। हाँ साहब, आज से कम पैसा दो। अब क्या होगा, अब बैंक ने, कॉमर्शियल बैंक ने एजेंसी वाले को कहा कि भाई मुझे डांट पड़ी है, किससे, आरबीआई से, सेंट्रल बैंक से पैसा कम देने के लिए कह रहे हैं। कितना तो कह रहे हैं कि तुम केवल 50% तुम दोगे, यानी कि जितना तुम पैसा दे रहे हो अब कम कर दो। एजेंसी वाला नोटिस बोर्ड पर लगा देगा, आइए 50% डाउन पेमेंट करिए और बाइक ले जाइए। अब जो कल जितने लोग बेटा आ रहे थे, भीड़ लगा रहे थे, जब सुनेंगे कि 50,000 रुपए में से 25,000 हम ही को देना है, तो ना आपके पास 25,000 रुपए है, ना आप लेने जाएंगे। अब जिनके पास होगा वो लोग रुक जाएंगे। तो जो कल पैसा 50,000 रुपये आ रहा था मार्केट में, आज अब कितना आएगा, 25,000। जो कल ज्यादा लोग लेकर जा रहे थे बाइक, आज उनकी संख्या कम हो जाएगी, तो सप्लाई ऑफ मनी क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब यहाँ पर ईएमआई की फैसिलिटी, ईएमआई मतलब इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट क्रेडिट फैसिलिटी, वहां पे जब गवर्नमेंट क्या कर देगी, कम कर देगी, यानी ईएमआई बढ़ा देगी। जब ईएमआई बढ़ेगा, डाउन पेमेंट बढ़ जाएगा, ईएमआई महंगा हो जाएगा, ऐसे केस में सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगा, वह घटेगा बेटा। क्या होगा, सप्लाई ऑफ मनी घटेगा। देखते हो दीपावली के समय, धनतेरस के समय बहुत ऑफर लगा रहता है, 0 डाउन पेमेंट पे टेलीविजन ले जाइए, वॉशिंग मशीन ले जाइए। इसका मतलब क्या है कि हम 0 डाउन पेमेंट तो ला रहे हैं, यानी बैंक उतना पैसा उस एजेंसी वाले को दे रहा है, ठीक है, उतना सप्लाई ऑफ मनी बढ़ रहा है। ऑफर आता 0% इंटरेस्ट पे ले जाओ, अरे भाई वो चार्ज करता लेकिन वो पता नहीं चल रहा है, ठीक ना। तो ये सप्लाई ऑफ मनी क्या जब तक ईएमआई बढ़ेगा तो वो कॉस्टली होगा। जब ईएमआई कॉस्टली होगा, ठीक ना, हमारा जो क्रेडिट कॉस्टली होगा, क्रेडिट भी लिख लो बेटा, क्रेडिट कॉस्टली होगा, ठीक ना, लोन लेने के जो टर्म्स कंडीशन महंगे होंगे, कठिन होगा, टफ होगा,
तो हम कम पैसे उधार लेंगे और सप्लाई ऑफ मनी कम होगा। लेकिन गुड्स बिक नहीं रहा है, क्यों नहीं बिक रहा है? लोगों के पास पैसे नहीं है। जब वो बिकेगा ही नहीं, उसकी सप्लाई नहीं होगी, तो बिजनेस कैसे वर्क करेगा? तो वहां पर ईएमआई फैसिलिटी हम क्या करेंगे बेटा? बढ़ा देंगे, यानी ईएमआई कम कर देंगे, है ना। जो क्रेडिट होगा उसको क्या कर दें बेटा? सस्ता कर देंगे ना। वो क्या हो जाएगा बेटा? वो चीपर हो जाएगा। क्या होगा? चीपर हो जाएगा, सस्ता होगा। लोग लोन लेने के लिए ज्यादा जाएंगे, सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगा? सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगा, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगा। क्लियर? यानी मार्केट में जो समस्या थी वो कम होगी। ये भी क्लियर हुआ टॉपिक। थर्ड पॉइंट, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को इसमें कोटा फिक्स कर देगी बेटा। क्या कर देगी? एक कोटा, है ना, फिक्स कर देगी। जैसे पहले था, जितना पैसा मन कर रहा था कॉमर्शियल बैंक उधार दिया, पैसा खूब बाजार में हो गया, लोग खूब डिमांड किए, डिमांड ज्यादा कर बेटा महंगाई बढ़ गई। अब सेंट्रल बैंक ने देखा भाई ये समस्या आ गई, क्या होगा? अब पहले से तुम समझ लो बेटा, जितना तुम स्कूल जाते हो, कोचिंग जाते हो, पापा से मम्मी से पैसे मांगते हो, पापा 100 रुपए दीजिएगा और 200 रुपए दीजिएगा, पापा मम्मी ने नहीं पूछा बेटा क्या करो, दे दिया, लो जाओ। लेकिन पापा को एक दिन लगा कि ये पैसा इतना लेकर जाता क्या करता है। पता चला कि दोस्तों के साथ ले जाकर के इंदिरा बाल विहार पे, नौका विहार पे खर्च कर रहे, दोस्तों के साथ, डैश के साथ। अब क्या होगा बेटा? पापा सोचेंगे नहीं, अब जो ये पैसा लेकर जा रहे हैं अब इनके ऊपर निगरानी रखनी पड़ेगी। पापा कहेंगे बेटा मैं तुमको एक सप्ताह में 100 रुपए दे रहा हूं, 100 रुपीज, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। भाई जब तुम बाइक लेकर जा ही रहे हो, पेट्रोल का पैसा मैं देता हूं, तो तुमको डेली 100 रुपए क्यों चाहिए? मैं 100 रुपए क्यों दूंगा वीकली, तुमको इसी में चलाना है। अब बताओ, जब तुमको 100 रुपए ही मिलेगा, तो जो इंदिरा बाल विहार पे जा रहे थे बेटा, नौका विहार पे जा रहे थे, दोस्तों के साथ, डैश के साथ मौज मस्ती कर रहे थे, एक भुट्टा में 2 लोग खा रहे थे, आज ऐसा होगा? नहीं होगा। अब क्या करोगे? अब कोचिंग जाओगे, चुपचाप वहां से घर चले आओगे, क्योंकि पैसा आपके पास 100 रुपीज ही है। यदि आज खर्च कर दोगे, कल जरूरत पड़ेगा तो पापा कहेंगे बेटा हम तो देंगे नहीं, तो पैसा बचा कर तुम रखोगे, ठीक ना? क्या समझे? यहाँ पे आपके पैसे को कंट्रोल करने के लिए पापा ने आपका रेशनिंग कर दिया। जो पैसा रोज दे रहे थे, उन्होंने एक कोटा फिक्स कर दिया, इससे ज्यादा पैसा तुमको नहीं देंगे। तुम्हारा बेटा वहां पे एक्सपेंस कम हो गया, तुम्हारे खर्चे कम हो गए। वैसे ही यहाँ पे सेंट्रल बैंक भी कोटा फिक्स कर देगी। किसको? कॉमर्शियल बैंक के लिए, कि भाई अब तुमको 10,000 रुपए से ज्यादा लोन देना ही नहीं है। तुम्हारे लोन देने की जो कैपेसिटी है वह 10,000 रुपए ही रहेगा, इससे ज्यादा तुम चाहे वो एक आदमी को दे दो, चाहे तुम 10 आदमी को दो, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन 10,000 से ज्यादा तुमको लोन नहीं देना है। क्लियर? तो जब यहाँ पे रेशनिंग ऑफ क्रेडिट फिक्स हो गया, ठीक ना, तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कल खूब पैसा दिला रहा था, तो रेशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होगा यहाँ पे होने से अब आप पैसा कम देंगे। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? और जब आपको लगेगा कि मार्केट में पैसा जाना चाहिए, तो यहाँ पे जो उसका कोटा है, जो 10,000 है, उसको बढ़ा करके 20,000 कर दिया जाएगा, ठीक ना। तो जो कल मार्केट में 10,000 जा रहा था, आज वो कोटा बढ़ जाएगा तो 20,000 जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ भी बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट पॉइंट बेटा है, फोर्थ है मोरल स्वेजन। मोरल स्वेजन, इसको कहते हैं नैतिक कार्यवाही। ऐसे समझो जैसा देश वैसा भेष। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी बनाई, उसने कॉमर्शियल बैंक को कह दिया भाई तुमको ये काम करना है। लेकिन कॉमर्शियल बैंक जहां पर एस्टैब्लिश है, उसका सिचुएशन क्या है? कभी ऐसा भी हुआ कि जो लोग लोन के लिए आए वह
रिक्वेस्ट किए बैंक से कि मुझे 12,000 रुपये लोन चाहिए। अब आरबीआई ने कहा कॉमर्शियल बैंक से भाई तुमको 10,000 रुपये ही लोन देना, क्योंकि उसका कोटा फिक्स कर दिया है। तो कॉमर्शियल बैंक तो कहेगा ना कि भाई मैं कहाँ से आपको 12,000 रुपये दूंगा, जब मेरा कोटा ही 10,000 रुपये का है तो हम 12,000 कहाँ से देंगे। इस केस में सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को ये अधिकार देता है कि भाई देखो मैंने कह तो दिया आपको, लेकिन जो लोन लेने के लिए लोग आ रहे हैं आप एक बार उनको देख लो कि यदि आपका लिमिट 10,000 का है और लेने वाले आगे 12,000, 2,000 सरप्लस हो रहा है। तो जो 2,000 रुपये सरप्लस मांग रहे हैं उनकी यदि एलिजिबिलिटी है, वह उस बैंक के, आपके बैंक के बहुत ही रेपुटेड रिलायबल कस्टमर है, उनका लेन देन ट्रांजेक्शन आपके साथ अच्छा चलता है, तो कोई बात नहीं, 2,000 रुपये उनको दे दो, कोई बात नहीं, हम आपको छूट दे रहे हैं। सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। ये पर्सन जो आए बाद में, भाई आप 10 साल तो फिक्स कर दिए उनको देना है, तो अब 10 साल के लिए लग गए लोग लाइन में, उनको आप देना है। लेकिन एक ऐसा भी पर्सन आ गए जो आपके बैंक के बहुत ही सम्मानित ग्राहक हैं, उनको पैसा चाहिए। अब तो 10 साल का कोटा फिक्स हो गया, 10 साल लाइन में लोग लगे हो तो लेकर चले जाएंगे या लेकर चले गए। अब क्या होगा, तो उस 2,000 रुपये के बराबर के जो लोग आए एक्स्ट्रा, कोई सिंगल हो सकता है, कोई 2 लोग हो सकते हैं, तो सेंट्रल बैंक ने कहा कॉमर्शियल बैंक से आप उनकी स्क्रूटनी कर लीजिए, समझ लीजिए सही लोग हैं, रिलायबल हैं, उनका पास्ट जो बैंकिंग हिस्ट्री है सही है, रिलायबल है, आप उनको 2,000 दे दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन सबको नहीं, ऐसे लोग हैं। और 10,000 रुपये का कोटा है, 10,000 रुपये के बराबर लोग आ भी गए, लेकिन कहा कि मैंने आपको 10,000 का कोटा फिक्स किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप 10,000 जिसको मर्जी हो दे दीजिए। आप चेक करिए पहले कि जो 10,000 लोन, 10,000 रुपये के बराबर लोन लेने के लिए लोग लाइन में जो खड़े हैं, उनके जो पेपर्स हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, क्या सही में वह है या नहीं, कोई फेक तो नहीं है ना, कोई ऐसा तो नहीं गलत तरीके से पैसा ले रहा है, कोई बिजनेस करने के लिए लेकर जा रहा है और जाकर के वो कोई दूसरा काम कर दे रहा है। यदि ऐसा होगा तो वो पैसा बैंक का वापस नहीं मिल पाएगा, वो पैसा डूब जाएगा, वो बैंक का क्या हो जाएगा, एनपीए हो जाएगा, है ना। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा, यानी कि वो बैड डेब्ट हो जाएगा। उससे बचना है, कोई बात नहीं। 10 साल तो मैंने कोटा फिक्स किया ना आपका, लग रहा कि 8,000 रुपये ही लोन देने लायक है, 8 लोग ही ऐसे हैं जिनको 1,000 रुपये हम देंगे, लेकिन 2,000 जो रुपए बच रहा है मेरे पास, 2 लोग और जो लाइन में खड़े हैं उनका पेपर मैं चेक किया, पाया कि वे लोग जेन्युइन पर्सन नहीं है, उनका जो पास्ट हिस्ट्री है वो अच्छा नहीं है, वह किसी दूसरे बैंक से पहले लोन ले चुके हैं लोग, है ना, लेकिन उनका वह वापसी नहीं कर पाए, है ना, वो फिर हमारे बैंक में आए, तो उसने कहा भाई उनको हम लोन नहीं देंगे। तो जब हम 8,000 ही रुपये उधार दिए, तो ये 2 लोग को तो लगेगा ना कि भाई 2,000 रुपये आपके पास, आप हमको नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे हैं। ये लोग क्या करेंगे, बेटा शिकायत करेंगे। किससे, बैंक में एक शिकायत सुनने के लिए अलग एजेंसी जिसको कहते हैं बैंकिंग ओम्बुड्समैन, बैंकों से जो शिकायत होती है, ग्राहकों को जो शिकायत होती है, वो बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास जाते हैं, शिकायत करेंगे। तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन उनकी शिकायतों को क्या करेगा, सुनेगा, ठीक है, लेकिन वो कहेगा इससे कॉमर्शियल बैंक से, क्या कहे, कॉमर्शियल बैंक देखो ये आदमी हमारे पास आपकी शिकायत किए हैं, आपने उनको उधार क्यों नहीं दिया। तो कॉमर्शियल बैंक अपना पूरा उनका जो वेरिफिकेशन किया लेकर जाएगा और जाके कहेगा साहब देखिए इन्होंने पहले 2 बैंकों से पैसा उधार लिया हुआ है, इन्होंने कभी इसको समय पे नहीं किया है, अभी भी वो पैसा उनका वहां पे पड़ा हुआ है, इंटरेस्ट भी जमा नहीं किए साहब, इसलिए यदि हम भी देते तो हमारे पैसे के भी डूब जाने के चांस ज्यादा थे, इसलिए सर हमने नहीं दिया। तो वहां पे वो कहेगा जाओ बेटा शाबाश शाबाश, आपने अच्छा काम किया। क्यों, क्योंकि आपने गवर्नमेंट के बैंक के 2,000 रुपये डूबने से बचा लिया। वहां पे दोनों चीजें हुआ ना, कि बैंक ने उनको आजादी दिया कि आप ज्यादा भी दे सकते हो, उसने कहा आप कम भी दे सकते हो, आप
पब्लिक के फेवर में भी रहो और गवर्नमेंट के भी फेवर में रहो, पब्लिक का भी नुकसान ना हो और गवर्नमेंट का भी नुकसान ना हो, लेकिन एक का फायदा और दूसरे का नुकसान हो, ये नहीं होने देंगे। यानी यदि हम 2000 रुपए देते तो उसका तो फायदा होता, लेकिन 2000 रुपए गवर्नमेंट का नुकसान होता, बैंक का लॉस होता। आपने वो रोक लिया। आप 2000 रुपए एक्स्ट्रा दिए तो उस बिजनेसमैन का फायदा हुआ, वो पैसा 2000 रुपए वापस आया, उस पर इंटरेस्ट भी मिला, गवर्नमेंट को फायदा हुआ। तो आपको दोनों के फायदे को देखना एक साथ, ये नहीं एक का फायदा हो और एक का घाटा हो, ऐसा नहीं है ना। तो ये है मोरल सुएजन, ऐसा हो। और एक लास्ट पॉइंट है बेटा, डायरेक्ट एक्शन, सॉरी फिफ्थ है ना, डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन नाम से ही लग रहा है, जब कॉमर्शियल बैंक आपके हर एक एक्टिविटी को वो सुपरवाइज करे और उसने देखा कि आपके काम में, आपकी एक्टिविटी में, आपके रिकॉर्ड में ऐसी सी गलतियां बार बार पाई जा रही हैं और आपको उसने समय समय पे वार्निंग नोटिस दिया, रिमाइंडर दिया, और फिर भी आपने उनके आदेश का, उनके ऑर्डर का, उनके रिमाइंडर का उल्लंघन किया, ओवरशूट किया, ऐसे केस में सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक के ऊपर पेनल्टी चार्ज कर देता है। उनके काम करने के जो लाइसेंस दिए गए थे उसको वह कैंसिल कर देता है ना। यह है डायरेक्ट एक्शन। क्या है बेटा? डायरेक्ट एक्शन। इस तरीके से आज आपने क्या पढ़ा? सेंट्रल बैंक कैसे मनी सप्लाई को, कैसे क्रेडिट कंट्रोल करेगा। क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए कितने तरीके, कितने मेथड है बेटा? 2 मेथड हैं। एक है क्वांटिटेटिव, उसी को कहते हैं बेटा ट्रेडिशनल मेथड, उसी को कहते हैं जनरल मेजर्स। और दूसरा मेथड क्या है? सेलेक्टिव मेजर्स, और उसी को कहते हैं क्वालिटेटिव मेजर। क्वांटिटेटिव में क्या आता है? बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। सेलेक्टिव की बात करें, सेलेक्टिव और क्वालिटेटिव की बात करते हैं, उसमें क्या आता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, और मोरल सुएजन और डायरेक्ट एक्शन। पूरा बेटा एकदम लाइन से याद कर लेना। अब आप कहोगे सर हमारे बुक में तो ऐसे नहीं दिया। कोई बात नहीं बेटा, बुक में नहीं दिया, पद्माकर सर पढ़ाए हैं, आप इसको दिमाग में भर लो। ये आपको तब इसका लाभ पता चलेगा जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर मिलेगा और वहां पर ये ऑप्शन मिलेगा। क्योंकि जो पेपर बनाने वाला है वो ये नहीं देखेगा कि आप किस बुक से पढ़े हो। ये मैंने आपको इतना बताया, आप इतना पढ़ के जाओगे और इतना सा आ गया तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा पढ़ के गए और इतना आगे, अब क्या करोगे? इसलिए वहां पछताने की नौबत ना आए। आप पूरा पढ़िए, मैंने आपको पूरा डिटेल पढ़ा दिया, ठीक है? इतना आपने बेटा वीडियो देखा, आपने इसका नोट्स बनाया, मैं आपको 100% बेटा 100% 100% गारंटी देता हूं कि आपका इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप हमारे वीडियो को देखो, ध्यान से देखो, उसका नोट्स बनाओ, मेरे साथ लगे रहो, जल्दीबाजी मत करो बेटा। जब टीचर को जल्दीबाजी नहीं है तो आपको भी जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, आपके फायदे के लिए काम कर रहा हूं। मेरा बेनिफिट नहीं है, मेरा बेनिफिट बस यही है कि आप अच्छे नंबर से पास होगे तो आप 2 लोगों से बोलोगे कि भाई पद्माकर सर की क्लास कर लो। पद्माकर सर का वीडियो यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप पे है, फ्री में है। अरे मेरे दोस्त जाओ उसको सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दो। जैसे कोई वीडियो सर अपलोड करते हैं उस पे आता है। सर रोज एक वीडियो अपलोड करते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं। मेरे दोस्त जाओ, दौड़ के जाओ, सब्सक्राइब करो, वीडियो देखो, फॉरवर्ड भी मत करो बेटा, एक एक बेटा वर्ड को खूब ध्यान से सुनो, क्योंकि पद्माकर सर ऐसे टीचर हैं जो जल्दीबाजी नहीं करते हैं, आराम से पढ़ाते हैं, मौज मस्ती करके पढ़ाते बेटा, कोई प्रेशर नहीं है। हाँ आप कहोगे वीडियो थोड़ा सा लंबा है, यस बेटा, अच्छे नंबर पाने हैं तो थोड़ा सा ये लॉन्ग वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। यदि बीमारी से
मुक्ति पानी है तो जो इंजेक्शन लगता है बेटा, तो थोड़ा सा उस दर्द को बर्दाश्त करना पड़ेगा। यदि कोविड-19 से उसके खतरे से बचना है तो जो वैक्सीन है उसको लगवाना पड़ेगा। भले बेटा 2 दिन बुखार आए, दर्द बर्दाश्त कर लो, 2 दिन का बुखार बेटा बर्दाश्त कर लोगे तो उस वायरस से खतरे की संभावना कम हो जाती है, आप सेफ जोन में रहते हो। इसका ये मतलब नहीं कि आप मास्क नहीं लगाओगे, मास्क लगाओ, बट खतरे कम हो गए। वैसे ही यहाँ भी है, वीडियो भले ही लंबा है लेकिन खूब ध्यान से सुनो, मेरे साथ चलो बेटा, मेरे साथ चलोगे, जब रिजल्ट आएगा तब कहोगे हाँ सर आपके साथ चलने में मजा आया। जल्दीबाजी बेटा आप मत करो, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने उस प्रॉब्लम को झेला हुआ है। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे स्टूडेंट्स वो प्रॉब्लम फेस करें, इसलिए मैं आप लोग के साथ जुड़ा हूं। और मेरा यह मेहनत बेटा तभी सफल होगा जब आप ज्यादा ज्यादा मार्क्स गेन करोगे, आप ज्यादा ज्यादा अचीवमेंट हासिल करोगे, ज्यादा ज्यादा सक्सेस आपको मिलेगी, तब मेरा मेहनत सफल होगा। तब मैं समझूंगा हाँ, जिस मिशन के साथ मैंने इस काम को शुरू किया है मैं सफल हूं, ठीक ना। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपके साथ क्विज सेशन के रूप में हाजिर होंगे, क्योंकि बैंकिंग आज फिनिश हो गया। तो अगला जो वीडियो होगा कल जो आप लोग को मिलेगा उसमें क्वेश्चंस होंगे, जैसा कि मनी चैप्टर फिनिश होने के बाद से हुआ था, वैसे ही बैंकिंग आज फिनिश हुआ है। तो कल मैं आप लोग के साथ क्विज सेशन के साथ फिर मिलूंगा। आप जितने भी बैंकिंग के वीडियोज हैं उसको खूब ध्यान से देख लीजिए। कल जैसे आप लोग वीडियो ऑन करेंगे क्विज सेशन का, तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, एक एक क्वेश्चन को नोट करिए, समझिए, ऑप्शन अपने मन से दीजिए, और फिर जो मैं ऑप्शन नेक्स्ट स्लाइड पे शो करूंगा उसमें से आप देखेंगे कौन सा आंसर सही है, और फिर लास्ट तीसरा जो स्लाइड होगा जिस पे करेक्ट आंसर होगा उसके साथ आप मैच कीजिएगा, और फिर देखना आप कहां तक इस वीडियो को देख पाए हैं। वह क्वेश्चन बेटा आप तभी कर पाएंगे जब आपने इस वीडियोज को, जितने वीडियोज हैं बैंकिंग के, आपने देखा हो। तो नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो को जाकर के प्लेलिस्ट में सब अवेलेबल है सीक्वेंस से, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8 जैसे भी है सीक्वेंस वाइज बेटा वो अपलोड किया गया है। माइक्रो का माइक्रो में है, मैक्रो का मैक्रो में है, क्योंकि आप लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो मैक्रो वाले प्लेलिस्ट में मिलेगा। माइक्रो वाले प्लेलिस्ट में बेटा माइक्रो से संबंधित कंटेंट होगा। ध्यान से पढ़िए, आप अपना ध्यान रखिएगा। फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले क्लास में। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप को, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक्स।